काफी लोगों की डेथ हुई थी और काफी सारे लोग इंजर्ड भी हो गए थे। लोगों का गुस्सा फूट गया और लीडर्स बार बार चेंज हो रहे थे। इकोनॉमी का डाउनफॉल शुरू हो गया था। नेपाल की गवर्नमेंट ऐसा करने में फेल हो गई थी और ये प्रोटेस्ट अब बढ़कर नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा हो रहे करप्शन। नेपाल में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिसे लीड कर रहे थे जेनजी यूथ। इस प्रोटेस्ट को शुरुआत करने का कारण था नेपाल गवर्नमेंट द्वारा 26 सोशल मीडिया ऐप को बैन करना। हालांकि ये प्रोटेस्ट अब बढ़कर नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा हो रहे करप्शन, मिसमैनेजमेंट और नेपोटिज्म के खिलाफ हो गया था। नेपाल के लोगों में गवर्नमेंट के खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा भर गया था कि उन्होंने पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफिसेस और काफी सारे पॉलिटिशियंस के घरों पर आग लगा दी थी। बट ये सब हुआ क्यों? सडनली लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा कैसे भर गया था? तो ये जानने के लिए शुरू से समझते हैं। नेपाल एक डिजास्टर प्रोन कंट्री है, उसके क्लाइमेट, ज्योग्राफी और जियोलॉजी की वजह से। ऐसी डिजास्टर प्रोन कंट्रीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो खुद को पहले से प्रिपेयर करके रखे, ताकि जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो वो उससे खुद को बचा सके। लेकिन नेपाल की गवर्नमेंट ऐसा करने में फेल हो गई थी और ये देखने को मिला था 2015 में गोरखा अर्थक्वेक के टाइम कि कैसे अर्थक्वेक के बाद इंटरनेशनल रिलीफ और वर्ल्ड बैंक ऑफ IMF से एड नेपाल को जो मिली थी, उनको इन्होंने पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया था और काफ़ी सारी रिसोर्सेज को तो बर्बाद कर दिया था। जिसके बाद पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो गया था और इस चीज़ के लिए कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं था। ब्यूरोक्रेट डिलेज हुए थे, पुअर मैनेजमेंट हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी लंबे समय तक सफ़र करना पड़ गया था और इसी की वजह से लोगों के अंदर पॉलिटिशियन के खिलाफ गुस्सा आना शुरू हो गया था। नेपाल के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से लोगों ने तेराई कम्युनिटी के साथ मिलकर वायलेंट एथनिक प्रोटेस्ट को शुरू कर दिया था और इस दौरान काफ़ी लोग मारे गए थे और बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया था, जिस वजह से इकोनॉमी का डाउनफॉल शुरू हो गया था और नाजुक गठबंधन भी टूटना शुरू हो गए थे। फिर इसके बाद KP ओली द्वारा 2020 में सांसद को भंग कर दिया गया था, जिसके बाद बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए थे। कोई भी पार्टी लंबे समय तक पावर में नहीं रह पा रही थी और लीडर्स बार बार चेंज हो रहे थे और लगातार गठबंधन टूटने की वजह से लोगों के अंदर पॉलिटिशियंस के ऊपर से ट्रस्ट कम होना शुरू हो गया था। 2015 से 2025 तक नेपाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई थी। लोग दूसरे शहर जा रहे थे काम करने के लिए और इस वजह से नेपाल के गांव भी खाली होना शुरू हो गए थे। नेपाल की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही थी और वो अपने अर्निंग के सोर्सेज को बिल्कुल भी बढ़ा नहीं पा रही थी। लगातार करप्शन और लोगों को वोट करने के राइट से दूर किया जा रहा था, जिस वजह से सोशल टेंशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। KP ओली जब पावर में आए थे तब उन्होंने बेहतर सत्ता, नई जॉब्स और बदलाव लाने के वादे किए थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बेरोजगारी और बढ़ गई और चीज़ें और ज़्यादा खराब होनी शुरू हो गई थी। KP ओली के आने के बाद करप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और जहां लोग इकोनॉमिक लेवल पर स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं इन पॉलिटिशियंस के बच्चे लग्जरी लाइफस्टाइल को जी रहे थे और पढ़ने के लिए फॉरेन जा रहे थे। और ये सब जानने और देखने के बाद लोगों के अंदर पॉलिटिशियंस के प्रति काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया था। नेपाल गवर्नमेंट ने सितंबर 2025 में 26 सोशल मीडिया ऐप को बैन करने के लिए कह दिया, ये कहकर कि सोशल मीडिया ऐप पर काफ़ी फेक अकाउंट बनते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, ऑनलाइन फ्रॉड और हेट स्पीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने इन सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बैन करने से पहले लोकल लेवल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा था, ताकि जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी हो और सोशल मीडिया पर क्या कंटेंट डाला जा रहा है उस पर निगरानी रखी जाए। 4 सितंबर 2025 जब ये सोशल मीडिया ऐप्स बैन हो गए तो लोगों का गुस्सा फूट गया।
ये कहा गया ऐप्स को बैन करने से नेपाल की गवर्नमेंट लोगों से उनका डिजिटल फ्रीडम छीन रही है और लोगों के अंदर जो गवर्नमेंट को लेकर डिससेटिस्फैक्शन है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। बाद में ये प्रोटेस्ट बढ़कर करप्शन, नेपोटिज्म और क्रॉनिज्म के खिलाफ हो गया। क्रॉनिज्म यानी जब आप अपने किसी फ्रेंड या नॉन वन को एक अथॉरिटेटिव पोजीशन के लिए अपॉइंट करते हैं, ये जाने और देखे बगैर कि क्या वो पर्सन एक्चुअली में क्वालिफाइड है या नहीं। प्रोटेस्ट की शुरुआत 8 सितंबर को हुई थी और ये नेपाल के मेजर सिटीज से शुरू हुआ। प्रोटेस्टर्स की प्राइमरी डिमांड सोशल मीडिया ऐप पर बैन हटवाना और करप्शन को पूरी तरीके से खत्म करना था। 8 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स के ऊपर टीयर गैसेस, वाटर कैनन्स और रबर बुलेट्स के साथ साथ लाइव एम्यूनेशन को यूज किया था, जिससे काफी लोगों की डेथ हुई थी और काफी सारे लोग इंजर्ड भी हो गए थे। क्रैकडाउन के तुरंत बाद पॉलिटिकल फॉलआउट शुरू हो गए थे। मिनिस्टर रमेश लोकक ने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपना पद छोड़ दिया था। उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर रामनाथ अधिकारी ने भी रिजाइन कर दिया था। 9 सितंबर को सिचुएशन एस्केलेट हुई और प्रोटेस्टर्स ने गवर्नमेंट बिल्डिंग और ऑफिसेस को टारगेट करना शुरू कर दिया था। सिंघा दरबार, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट के रेजिडेंस के आसपास फायर की रिपोर्ट हुई और कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस के घर पर अटैक हुआ और इसी बीच केपी ओली ने रेजिग्नेशन दे दिया। 12 सितंबर 2025 को सुशीला कर्की को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट किया गया। ये नेपाल की पहली फीमेल पीएम भी बनी हैं। इस नॉमिनेशन में जेन जी, एक्टिविस्ट, आर्मी और प्रेसिडेंट के बीच नेगोशिएशन का एक बहुत बड़ा रोल है। इंटरिम पीएम सुशीला कर्की ने अपनी ट्रांजिशनल टीम में रिफॉर्मिस्ट नेम रखे हैं। फाइनेंस, एनर्जी और होम जैसे पोर्टफोलियोज के लिए नए मिनिस्टर लिए गए हैं। प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट डिसॉल्व करके न्यू इलेक्शंस की डेट अनाउंस करने की तैयारी की शुरुआत कर दी है। ऑर्गेनाइजर्स ने बताया था कि ये पीसफुल कल्चरल प्रोटेस्ट था जो हामी नेपाल नाम के एनजीओ ने बुलवाया था। इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने वाले नेम सुदन, जो हामी नेपाल के फाउंडर हैं, और अनिल, जो एक्टिविस्ट है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन होने के बाद लोगों ने वीपीएन की मदद से डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम में कोऑर्डिनेशन को कंटिन्यू रखा। इंस्टाग्राम और टिकटॉक की हेल्प से अवेयरनेस स्प्रेड की थी और मेन प्लानिंग डिस्कॉर्ड, वॉइस और वीडियो रूम में की गई थी। इन द एंड नेपाल के लोगों ने सिर्फ एक ही बात बोली, नो करप्शन, नो लाइज।